हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 2 अलजेब्रा यानी बीजगणित स्टार्ट करते हैं। जिसके दो चैप्टर हैं आपके, एक है बहुपद और दूसरा दो चर वाले रेख समीकरण। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यानी बहुपद, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, पोलिनोमियल। चलिए करते हैं स्टार्ट बहुपद। बच्चों, आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 बहुपद इसे स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड है और चैप्टर नंबर 2 है, नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। देखो बच्चों, पोलिनोमियल्स क्या हैं? आपने बीजीय व्यंजक पढ़े हैं। जो आप बीजगणित में बीजीय व्यंजक पढ़ते हो उसको सबसे पहले देखना कि वो बहुपद है या नहीं। यानी कि ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद हो या एक से अधिक पद हो उसे हम कहते हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। एक पद वाला पोलिनोमियल भी हो सकता है और बहुपद वाला भी हो सकता है, जिसमें दो पद, तीन पद या तीन से भी ज्यादा हो। तो अब बीजीय व्यंजक क्या है पहले देखें कि अगर हम एक चर राशि x यूज कर रहे हैं। अब चर राशि जो हमने ली है, किसी क्वेश्चन में हमने x लेंगे, किसी में y लेंगे, कहीं t लेंगे। तो जो चर राशि है, आप ये देखें कि इस चर राशि की घात जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये अपॉन में नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे। अगर आपने लिखा x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो ये आपका बहुपद है, पोलिनोमियल है। तो अगर हम पूछते हैं कि पोलिनोमियल है या नहीं है, तो ये बहुपद है। यानी कि जहां है तो यस लिख देंगे और जहां नहीं है तो वहां नो है। अगर हम ये कहते हैं कि चर राशि इसके अंदर x थी, अभी हम x राशि पे लेके चल रहे हैं। किसी क्वेश्चन में लिखा हमने x² प्लस 2√x प्लस 3, इसी में हमने लिख दिया 3x² प्लस √2x प्लस 5। तो देखो बच्चों, इनमें अंतर अब क्या है? हमने कहा कि गुणांक मत देखो, केवल ये देखो चर राशि क्या है। चर राशि हमारे पास x है, x की घात 3 है, पूर्ण संख्या में है, 2 है और 1 है। तो है, इसका मतलब बहुपद है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर कितनी है? 1/2। वेरी गुड। जो हमने कल भी बताया था कि जहां ये वर्गमूल वगैरह का साइन लगा हुआ हो, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, और जहां ये घनमूल का चिन्ह लगा हुआ हो तो x की पावर 1/3। तो आपको याद, अच्छी बात है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3। तो बच्चों, जब ये स्थिति आ गई, हमने कहा था x की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यहां कैसी आ गई? भिन्न के रूप में। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब ये फ्रैक्शन में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, इस तरीके से आ जाए, नेगेटिव पावर में आ जाए, तो हम कह देते हैं कि ये व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। तो अब इस स्थिति में ये आपका नहीं होगा, ये बीजीय व्यंजक जो है आपका बहुपद नहीं होगा। अब हम यहां देखते हैं x की पावर कितनी है? 2। अब देखिए √2 है, ये एक संख्या है। हमने चर राशि देखो, चर राशि इसमें x है, x की पावर कितनी है? 1। तो x की पावर 2, x की पावर 1, तो ये पूर्ण संख्या में है, तो इसलिए बहुपद है। तो आपको देखना कि जो बीजीय व्यंजक हमें दिए जाएं, उन बीजीय व्यंजकों में चर राशि जो भी होगी उसकी घात क्या है। अगर वो पूर्ण संख्या है तो दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद है। अगर वो पूर्ण पावर में नहीं है, पूर्ण घात के रूप में नहीं है, तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब ये तो है, हमने एक ही चर राशि की बात करी है इसमें। अगर हम इसी में ही दो चर राशि वाले व्यंजक ले लें, जैसे y² प्लस 2x प्लस 3। अब आप कह लेंगे ये कैसे लिख दिया? हमने कहा कि गुणांक अलग है, उससे मतलब नहीं, हमने कहा चर राशि बदल दी हमने। अगर चर राशि एक ही करनी है तो यहां क्या लिख देंगे हम? y 2y। तो जब ये 2y है, चर राशि कितनी थी? x, यहाँ कितनी है? y। तो ये भी आपका यस होगा। तो इस प्रकार हम जितने भी लिख सकते हैं, t की पावर लिख दें, t की पावर 3 माइनस 3t² प्लस 2t माइनस 2, तो ये भी आपका यस होगा। तो हमें ये देखना है कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो ये तो है एक चर राशि वाले व्यंजक।
कभी कभी हम दो चार राशि वाले, तीन वाले भी लिख सकते हैं, जैसे x की पावर 3, y की पावर 2 प्लस z। तो यहाँ कितने चरराशि हैं? 3। इनमें सब में एक एक चरराशि थी, यहाँ 3 चरराशि दी गई हैं, उनकी घात अलग अलग हैं, और ये आपका बहुपद है। अब हम कहते हैं कि बहुपद के जो हमने एग्जाम्पल सिंपल रूप में देखे, तो अब कहते हैं कि बहुपद का मानक रूप कैसे लिखोगे। बहुपद का मानक रूप, बच्चों इसमें लिखने स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमें बहुपद दिया गया है उसका मानक रूप कैसे लिखना है। मान लीजिए हमें कोई भी बहुपद दे दिया गया, तो मानक रूप में हमें सबसे पहले देखना चर राशि कौन सी है, और चर राशि की घात को हमें दो रूप हमारे पास होते हैं, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो चर राशि की घात के हिसाब से हमें या तो उसका आरोही क्रम बनाना होगा या उसका अवरोही क्रम बनाना होगा, और फिर उसको एक ही क्रम में लिख देंगे, वो कहलाता है मानक रूप। देखिए मान लीजिए हमने एक बहुपद लिखा आपके x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 6, या 5 लिख दिया, माइनस 6x की पावर 4 प्लस 8x माइनस 10। अब इसके दो तरीके हैं कि या तो हम सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म लिखें, उसके बाद फिर एक पावर, दो पावर, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, या सबसे इजी तरीका है कि हाईएस्ट पावर देख लो क्या है। अब इसका मानक रूप लिखना हमें, तो क्रम याद रख लो, आरोही या अवरोही। जो हमारे पास चर राशि है, तो चर राशि की घात का जो भी इसकी पावर है, या तो आरोही क्रम या उसका अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई सा भी एक ऑर्डर हम डिसाइड कर लेंगे। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपको ये पता है कि अगर हम आरोही क्रम लिखते हैं या अवरोही लिखते हैं, तो अगर हम अवरोही क्रम लिख रहे हैं, घटता हुआ क्रम, तो हम देखें सबसे अधिक घात कितनी है? 5। तो इसमें x की पावर 5 है, गुणांक अगर 5 दिया गया तो ठीक, अगर गुणांक नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो हाईएस्ट पावर जैसे भी लिखी गई है उसके गुणांक सहित लिख देना। अब ये प्लस का था, इसके बाद देखो 5 के बाद पावर 4 भी है, तो वो माइनस के 6, x की पावर 4 है, फिर गुणांक माइनस के 6 है। फिर पावर 3 देखो, माइनस 3x क्यूब, पावर 2 है कहीं, हाँ है, प्लस का x स्क्वायर, प्लस के 8x और माइनस के 10। तो ये इसका मानक रूप हो गया। इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और लिख दें, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल था, ये भी एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, देखिए लिखा x की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 7। सिंपल रूप में लिख दिया है, या यहां पावर 4 कर दी। चलो अब इसका रूप देखते हैं। देखो बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है? 6, तो इसको लिखा x की पावर 6। अब हम देख रहे हैं कि वहां पावर घटते हुए क्रम में थी, 5 4 3 2 1। कभी कभी ऐसा होता है घटते हुए क्रम में होने के बाद भी सारी नंबर्स ना हो, कोई नंबर मिस भी हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं 6 के बाद 5 पावर नहीं है, तो जब 5 पावर नहीं है, तो अगर आप ध्यान करें, हम अगर x की पावर 5 बनाएं और साथ में 0 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो गुणांक 0 होते क्या हो जाएगा सब, ये 0। तो इसलिए ये नहीं लिखा इन्होंने। अगर हम पूछ ले कि x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा, और आप कहने लगो जी x की पावर 5 तो इसमें है ही नहीं, तो जो चीज नहीं होती उसका गुणांक 0 होता है। अब 5 पावर नहीं 4, देखिए 4 पावर है, फिर 3 भी पावर है, 2 पावर है, और अब x की पावर 1 नहीं है, छोड़ देंगे तो -7। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसे हम कहते हैं मानक रूप। अब हम देखते हैं बहुपद की घात, कि बहुपद की घात को किस प्रकार ज्ञात करते हैं। पावर्स ऑफ पोलिनोमियल्स या पावर ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हमें बहुपद की घात को ज्ञात करना है। बहुपद की घात ज्ञात करने का तरीका क्या है? अब देखिए, मान लिया हमने कोई भी बहुपद लिख दिया, x की पावर 2 -3x की पावर 5 प्लस 8x की पावर 7 -6x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 7। बच्चों ये लिख दिया हमने। तो अब हमने अगर मानक रूप में क्वेश्चन करना सीख लिया है, तो मानक रूप में जहां से स्टार्टिंग करते हैं, जब घटते हुए क्रम में करते हैं, तो अगर आप ये देखो कि मानक रूप ये लिखा हुआ है, मानक रूप में अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है? 6। तो जब हम किसी क्वेश्चन का मानक रूप लिख लेते हैं, मानक रूप हमें पता जाता है, तो मानक रूप की अधिकतम घात जी ही बहुपद की घात कहलाती है। अगर हम इसे मानक रूप नहीं लिख पा रहे, नहीं पूछा, केवल बहुपद की घात ही पूछा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। चूंकि चर राशि की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, तो जो सॉरी वेरिएबल टर्म्स, तो वेरिएबल जो हमारे पास x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? पूरे क्वेश्चन में 7 है। तो चर राशि की अधिकतम घात 7 है, तो इसलिए जो ये अधिकतम घात होगी, यही आपकी बहुपद की घात होगी। तो आप चाहे तो मानक रूप में लिख लें, या बिना लिखे भी ये देख लें, जो चर राशि हम प्रयोग कर रहे हैं क्वेश्चंस में, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 7। तो पूरे क्वेश्चन में अधिकतम घात 7 है, तो इसलिए बहुपद की घात भी 7 होगी। तो जब आप ये बहुपद की घात प्राप्त कर लेते हैं, ये नहीं कि एक आगे पीछे हो, ये कहीं भी हो सकती हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में आपसे कहने लगे हैं कि बहुपद का गुणांक ज्ञात करवा रहे हैं। बहुपद का गुणांक, देखिए बहुपद तो हमने ये लिख दिया, मान लीजिए देखो बच्चों, अगर अब इसमें जो बहुपद के अंदर चर दी गई हैं, एक्स, एक्स की घातें अलग अलग हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर घात का एग्जाम में गुणांक पूछ सकते हैं। तो गुणांक बताने का तरीका क्या है? अगर आपसे पूछता है एक्स की पावर 7 का गुणांक, एक्स की पावर 6 नहीं दे रखी कहीं भी, हम उसका ही पूछ रहे हैं आपसे, एक्स की पावर 6 का गुणांक, ऐसी एक्स की पावर 5 का गुणांक, किसी का भी पूछ सकते हैं एग्जाम में।
और x का गुणांक। तो देखो इसके अंदर x की पावर 7 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, और इसमें क्या लिखा है, प्लस का 8। तो प्लस का साइन लगाना चाहो लगा दें, अगर नहीं लगता तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस का ही साइन है। तो ये 8 हो गया। x की पावर 6 कहीं नहीं लिखा, जो पद नहीं है तो ध्यान रखें उसका गुणांक 0 होगा, अभी बताया था। तो 0। x की पावर 5 देखें, x की पावर 5 क्या दिख रहा, माइनस का 3। तो -3 है तो माइनस को लिखना अनिवार्य होगा। जब गुणांक माइनस में है तो वहां माइनस का चिन्ह लगा दें। x की पावर 4 का देखें, माइनस का 6 है। फिर x की पावर 2 में देखें, कुछ नहीं है, तो ये ध्यान रखें जब गुणांक नहीं होता तो उसका गुणांक 1 होता है। जैसे आपने पढ़ रखा है गणित में कि 2 की गुना 1 में कर दे 2 आ जाता है, 3 गुना 1 में कर दें 3 आ जाता है। ऐसी चर राशि जो हम यूज करते हैं, अगर x को यूज कर रहे हैं या उसकी पावर 2 ले रहे हैं, तो अगर इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर एज इट इज उसी फॉर्म में आ जाता है। अगर x है तो x स्क्वायर, x है तो x, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इनका गुणांक क्या है, सबका 1। तो x का गुणांक हो गया आपका x स्क्वायर गुणांक 1, और x का गुणांक है 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह ध्यान रखें। और एक बात का ध्यान और रखें कि जो अचर राशि होती है, ये अचर राशि है, इसको नहीं देखना। केवल हमसे पूछा जाएगा कि x का, x स्क्वायर का, x की पावर 3 का, जितने भी वेरिएबल्स के अंदर पावर्स हैं उनमें किसी का भी एक का पूछ सकते हैं या सबका भी अलग अलग पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। जब आप बहुपद के गुणांक निकाल लेते हैं तो उसके बाद आता है बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो जो बहुपद के प्रकार हैं कि जो पोलिनोमियल है वो कितने प्रकार का है, ये हमें बताना है। तो जब बहुपद के प्रकार बताने हैं तो बहुपद के अंदर एक पद भी हो सकता है, 2 पद हो सकते हैं, 3 पद हो सकते हैं। देखिए जैसे केवल एक ही पद हो, 2 पद हो, अब देखिए हमने लिखा है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ये तो एक पद ही है। अब 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं। तो एक पद का मतलब क्या है कि केवल एक ही पद हमें लिखना है। देखो बच्चों, अब इसमें पद कैसे लिखने हैं। एक पद, एक पद का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई टर्म्स लिखी x, ये लिख दिया। किसने कहा कि नहीं जी हम तो x की पावर 3 लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं। कोई कह जी मैं तो x की पावर 4 लिखूंगा, लिख लो भाई। इनके गुणांक भी कुछ भी हो सकते हैं। मान लिया 5x कर दिया हमने, या 2x क्यूब कर दिया, या 3x 4 कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी एक ही पद होगा, उसका गुणांक कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं होता तो हमने बताया गुणांक 1 होता है। अगर दिया गया है इसमें 5 तो 5 गुणांक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पद हमें दिया गया है वो केवल सिंगल पद होना चाहिए, उसमें ना तो कोई चीज जुड़नी चाहिए ना कोई इसमें से घटनी चाहिए। कोमा लगकर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मान लीजिए लिख दिया -7x, ये भी एक पद है। अब ये द्विपद, द्वि का मतलब 2। तो ऐसा बहुपद जिसके अंदर 2 पद हों उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। अब 2 पद होने के लिए मान लिया आपने लिखा पहला नंबर 2x + 5, इसकी फॉर्म हो गई ax + b। किसी बच्चे ने कहा जी मैं तो लिखा 3x² - 4, कोई बात नहीं। कोई कह दे जी 5x³ + 7x, चल जाएगा।
तो हमें पता चाहिए कि दो पद की बात कर रहा है तो किसके अंदर दो पद होने चाहिए। जब दो पद होंगे तो ध्यान रखें या तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह होगा या इनके बीच में माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि आपने गुणा का चिन्ह लगा दिया तो गलत हो जाएगा, फिर तो 5 दूनी 10, 10x बन जाएगा। अगर गुणा का चिन्ह लगा दिया तो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10 और x वेरिएबल यूज हो जाएगा। तो दो पद होने के लिए या तो इनके बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का होगा। तो आपको केवल टर्म गिननी है, जैसे गिनी हमने पहली टर्म और ये सेकंड टर्म, तो पहला पद और दूसरा पद ऐसे इसमें देखा हमने, फर्स्ट और ये सेकंड। यहां वर्ड दिया हमने त्रिपद, त्रि का मतलब तीन पद। अब तीन पद होने के लिए, अब देखिए तीन पद होने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहां लिखते हमने एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीन टर्म होनी चाहिए। तो जब तीन पद होगा, त्रिपद बोल दिया तो तीन पद होंगे, तीन पद में दो साइन आपको मिलेंगे। देखिए एक साइन तो यहां मिला और एक साइन यहां मिला, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। तो जब हमें तीन संख्याएं लेनी होंगी तो उसमें जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। तो वहां हमें तीन टर्म मिल गई, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ऐसे यहां फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। आपने 7th 8th पढ़ भी रखा होगा कि टर्म्स को वेरीफाइड करना, कि कोई पॉलिनोमियल दिया जाता है उसमें से अलग अलग टर्म्स हमें ज्ञात करनी है। और जो शून्य बहुपद, अब लास्ट का वर्ड है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होगा कि ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर राशि का गुणांक 0 हो। मान लीजिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, यानी सभी टर्म 0 होंगी। और आप जानते हैं 0 में ऐड करने पर सब चीज 0 बन जाती है। तो इसमें एक्स का गुणांक भी 0 होगा और एक्स का गुणांक भी 0 होगा। तो इस तरीके से इसमें बहुपद के प्रकार हैं। चलिए इन पर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। सबसे पहले ध्यान रखना बहुपद है और कौन नहीं है। अभी हमने पहले इसमें एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, देखा निम्नलिखित व्यंजकों में। अब हम देखेंगे इस व्यंजक में x की घात पूर्ण संख्या के रूप में है, क्योंकि दिए गए व्यंजक में x की घात यानी पावर ऑफ x पूर्ण संख्या है। इसलिए व्यंजक बहुपद है, या दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। इसलिए दिया गया व्यंजक बहुपद यानी पॉलिनोमियल है। ऐसा लिखना बच्चों। अब जैसे सेकंड पार्ट में ही लिखा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो बेटा ध्यान रखें कि जैसे यहां हमने लिखा था दिए गए व्यंजक में चर राशि और वर्ड लिखना है, चर राशि x, चर राशि x का या जो x की घात है वो पूर्ण संख्या है। अब यहां चर राशि हमारे पास y है और y की घात पूर्ण संख्या में है। तो जब y की घात पूर्ण संख्या में है तो ये भी यस, सेंटेंस यही लिखना पड़ेगा कि दिए गए व्यंजक में चर राशि y की घात पूर्ण संख्या है, अतः दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। अब कौन सा नहीं होगा, मान लिया मैं थर्ड पार्ट देखा अब इसमें, तो थर्ड पार्ट में लिखा है इसने 3 अंडर रूट टी, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अब देखिए ये तो पूर्ण है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। इसको या का क्या लिख सकते हो, 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी अंडर रूट 2 लिख सकते हो, या अंडर रूट 2
इंटू टी। समझने के लिए ध्यान रखें कि जो गुणांक है उसे पहले लिख देते हैं और चर राशि को बाद में लिख देते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि दिए गए व्यंजक में जो टी की घात है, जो चर राशि टी है, वो पूर्ण संख्या में नहीं है। देखो यहां तो पूर्ण है, यहां पूर्ण नहीं है। क्योंकि दिए गए व्यंजक में चर राशि टी की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। जब बच्चे पूर्ण संख्या में नहीं है तो इसलिए दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। पहचान तो ऐसा कर लेते हैं सिंपल, लेकिन एग्जाम में इसमें जैसे लिखा है स्टेटमेंट, ऐसे यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। अब आप ये देखते हैं कि टी की घात पूर्ण संख्या में नहीं है, ये लिखा हमने। तो टी की घात ये जो थी 1/2 थी, इसके बारे में लिखा है। ये मत कहना यहाँ तो पूर्ण संख्या में, पूरे वेरिएबल्स को देखना है, पूरे व्यंजक को देखना है। जहां जहां भी टी वेरिएबल यूज किया गया है उन सब की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अगर कहीं भी एक अपूर्ण है तो ये बहुपद नहीं होगा। एक तो अपूर्ण के लिए बताया था हमने, एक ये बताया था इस टाइप का y + 2/y। देखिए y + 2/y, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y + 2। हमने इससे पहले बताया था आपको कि जब कोई चीज नीचे होती है, जो घातांक के रूप में बताया था, x⁻m ऊपर जाकर हो जाती है x⁻m, और 1/x⁻m होती है तो ये हो जाती है x⁻m। ये इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब आप ये देखोगे ये y की पावर नेगेटिव बन जाएगी। अगर y² होता तो y⁻2 बन जाता, y³ होता तो y⁻3 बन जाता। तो अब ये -1 होने का मतलब क्या है कि ये भी पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि जो पूर्णांक हैं वो 0 शुरू होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन ये इंटीजर्स है तो ये जब इंटीजर्स है तो ये घात भी पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यहां क्या लिखोगे, चूंकि दिए गए व्यंजक में, सेंटेंस यही लिखना पड़ेगा बार बार। अब चर राशि कौन सी है, y की घात पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसलिए दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बच्चों इस पहचान को याद करने के लिए केवल एक ही मेथड याद रखना है कि चर राशि की घात को ही चेक करना है। केवल चर राशि घात पूर्ण संख्या में होगी तो बहुपद होगा, अब पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। इसका लास्ट पार्ट देखिए, ये लिखा हुआ है, इसको बच्चों देखो खुद करोगे। इसके अंदर 3 चर राशि दी गई, जैसे हमने बताया था कि ये एक एक चर राशि क्वेश्चन थे। यहाँ 3 चर राशि दी गई हैं, x⁻10, y⁻3 और t⁻50 यानी 50। तो x⁻10, y⁻3 एंड t⁻50। तो चर राशि 3 है और लेकिन जो घात है, जो पावर्स हैं वो पूर्ण संख्या में है, तो क्या होगा, बहुपद होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये यस। तो तुम क्या लिखोगे यहां कि दिए गए व्यंजक में, यानी कि दिए गए व्यंजक में चर राशियों के, क्योंकि चर राशि एक नहीं है, चर राशि एक से अधिक है, तो चर राशियों की जो घात है वो पूर्ण संख्या में है, अतः दिया गया व्यंजक एक बहुपद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जैसे हमने बताया था बहुपद की घात लिखने का तरीका, तो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये मानक रूप में लिखा दे दिया है क्वेश्चंस को। तो दिए गए व्यंजक में, अब तो व्यंजक तो बहुपद है ही, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात हाईएस्ट पावर देखनी है, कितनी है, 3 है। पूरे इसके अंदर क्वेश्चंस में जो वेरिएबल है x, इसकी अधिकतम पावर है 3। तो हमने लिखा चूंकि चर राशि की अधिकतम घात बराबर 3 या 3 है, जैसे भी लिखना चाहो। तो चूंकि चर राशि की अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 3। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये वेरी शॉर्ट में भी आते हैं और एमसीक्यू में भी आते हैं। सेकंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए चर राशि इसके अंदर y है और y की अधिकतम घात 2 है। तो चूंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 2। देखो बच्चों, ऐसे थर्ड पार्ट का है, इसमें हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5t माइनस √7। अब t चर राशि है, ऐसी घात 1 है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी इसमें, 1। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका, जब ये कांस्टेंट टर्म हो और यहां पूछेंगे बहुपद की घात क्या होगी, तो इसको ध्यान रखें कि 3 का मतलब है 3 बराबर 3 गुना 1, 3 एकम 3। जो भी अचर राशि है उन्हें इस रूप में देख लें। और आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट के टर्म में है और इस 1 को हम लिख सकते हैं वेरिएबल की पावर 0, क्योंकि पहले वीडियो में बताया था x की पावर 0 इक्वल टू 1। अगर हम इसकी जगह चर राशि मान लें तो x होगा और x की पावर 0 होगी, तो इसलिए बहुपद की घात बराबर 0। तो ध्यान रखें कि जहां भी कांस्टेंट टर्म हो, अचर राशि हो, तो इस अचर राशि में या 3 हो, 7 हो, 13, 11 कुछ भी नंबर हो, तो इस कंडीशन में बहुपद की घात होगी आपकी 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब करते हैं तो ये नहीं जी इसमें है ही नहीं, तो इसमें बहुपद की घात होगी आपकी 0। जैसे आपने देखा कि वेरिएबल था 1 पावर थी, वेरिएबल था 2 पावर थी, वेरिएबल हाईएस्ट पावर 3 थी, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ x की पावर 0 होगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर गुणांक निकालना प्रत्येक में से। जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं, पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा पार्ट है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है आपका पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और बच्चों फोर्थ पार्ट है आपका √2x माइनस 1। प्रत्येक में एक्स स्क्वायर गुणांक बताना। देखो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसी इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चारों पार्ट्स के अंदर हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक बताने हैं।
हमने जब गुणांक वाली बात बताई थी तो ये बताया था कि भाई गुणांक देखने से पहले हम ये देखें जहां एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसके साथ उससे पहले क्या लिखा है, किस चिन्ह के साथ लिखा है। तो हम देखते हैं कि पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा। तो हमने बताया जब कुछ नहीं होता तो गुणांक कितना होता है 1। वेरी गुड। और साइन कैसा है या प्लस, तो हमने कहा था प्लस का साइन लगाएं तब भी, ना लगाएं तब भी एक ही बात है। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये +1 ही पढ़ा जाता है, 1 कह देंगे या +1 कह देंगे, लेकिन माइनस में साइन अनिवार्य रूप से लगाना पड़ता है। अगर आपने प्लस का 1 लिख दिया तो भी आंसर ठीक है, केवल 1 लिख दिया तब भी आंसर ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए माइनस का 1 है तो यहां लिखना अनिवार्य होगा -1। इसमें है π/2 तो इसका गुणांक हो जाएगा π/2। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने एक पार्ट पहले ही बताया था कि जब कोई चीज होती नहीं तो उसका गुणांक 1 नो, अब बताइए 0। वेरी गुड। आपने बताया 0। देखिए 0 कैसे पता चला। अगर मान लीजिए मैं इसी पार्ट को ऐसे लिख दूं कि √2x - 1, इसको मैं नेक्स्ट टर्म में लिख देता हूं 0 × x² प्लस √2 × x - 1, क्योंकि 0 × x² का मतलब 0 हो गया। 0 किसी वेरिएबल में जोड़ दें या घटा दें तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने इसमें देखा कि 0 × x², तो x का गुणांक कितना बन गया 0। जो टर्म है ही नहीं, जो पद है ही नहीं हमारे पास, तो ध्यान रखें उसका गुणांक 0। तो ये आपका 0 आ गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, अगर आपको विधि याद है जो मैथड हमने स्टार्टिंग में बताए थे उन्हीं को रीडिंग करते रहें, वो दिमाग में सेट कर लें, क्वेश्चन कोई सा भी आए आप तुरंत कर देंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए मानक रूप की बात आ गई। फर्स्ट पार्ट है आपका x⁴ - 3x⁵ प्लस √2x प्लस 4/3 x² माइनस 3x⁶ प्लस 8। देखो बच्चों, हमने बताया था कि मानक रूप लिखने के लिए घात को अवरोही क्रम में लिख दो, सबसे आसान तरीका होता है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखो कितनी है 7, तो x⁴ वाला पद लिख दें। फिर देखो 6 पावर दी है, माइनस का गुणांक है तो -3x⁶। फिर देखो 5 पावर भी है तो -3x⁵ पावर 4 नहीं है पूरे क्वेश्चन में, देखिए पावर 3 भी नहीं है, पावर 2 है, फिर तो 4/3x², 4/3x²। अब देखिए पावर x, यस, √2x एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका मानक रूप हो गया। इसी में बहुपद की घात पूछ लेगा तो हाईएस्ट पावर 7 है, तो बहुपद की घात होगी आपकी 7 यानी 7। सेकंड पार्ट देखिए, x⁵ प्लस x² माइनस √5 × x प्लस 2x⁴। इसका भी आपको मानक रूप लिखना है बच्चों, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको भी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हाईएस्ट पावर देखिए पूरे में 5 है तो x⁵, फिर 4 भी है प्लस 2x⁴, पावर 3 नहीं है, पावर 2 है तो प्लस x² माइनस √5 × x। कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने देखा कि जो हमारे पास बहुपद था हमने उसमें चर राशि की घात को घटते हुए क्रम में लिख दिया, यानी अवरोही क्रम में लिख दिया है। 5 पावर, 4 पावर, 2 पावर, 1 पावर। इसमें ऐसा नहीं घटने के बाद बढ़ जाए, लगातार घटती होनी चाहिए। जो टर्म नहीं है जिसकी पावर उसके बीच में मिस हो जाती है छोड़ दें, क्योंकि उसका गुणांक आपने तो पढ़ा था 0 हो जाता है। तो ये आपका फाइनल रूप है। तो मानक रूप में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल रूप में ही। हाईएस्ट पावर, उससे कम पावर, उससे कम पावर,
और लास्ट में केवल कांस्टेंट टर्म, अगर गिवन है तो लिख देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट वाई स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में लिखा है इसने एम स्क्वायर प्लस 2m, एम स्क्वायर प्लस 2m, और थर्ड में लिखा है इसने केवल t की पावर 6 माइनस 5/3 t की पावर 3 प्लस 6। ये बच्चों पूछा है कि एक पद, द्विपद और त्रिपद। हमने बताया था कि जहां केवल एक टर्म लिखी हो, उसमें कोई संख्या ना तो जुड़ रही हो ना कोई उसमें टर्म्स घट रही हो, तो वो एक पद होता है। जहां दो टर्म्स हो, उनके बीच में साइन प्लस का हो या माइनस का हो, तो वहां दो पद होते हैं। केवल एक चिन्ह मिलेगा तो प्लस का या माइनस का, उससे पहले टर्म होगी उसके बाद एक टर्म होगी। तो आपको केवल साइन ढूंढना है, बस साइन ढूंढना है कि माइनस का साइन है, उससे पहले टर्म्स है उसके बाद टर्म्स है, साइन प्लस का है उसके पहले टर्म्स है या उसके बाद टर्म्स है, तो वहां दो पद होंगे। आपने देखा दो चिन्ह है बीच में, तो उससे पहले भी एक पद है उसके बाद भी एक पद है, और फिर एक टर्म जब बीच में होगी क्योंकि उससे पहले भी होगा और उसके बाद भी होगा। तो आपको केवल चिन्ह देख रहे हैं, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है कोई चिन्ह प्लस माइनस का नहीं है, तो ये बन जाएगी आपकी एक पद। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखो चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का हो या माइनस का से कोई दिक्कत नहीं। कितने चिन्ह है बीच में? केवल एक। जब एक चिन्ह होगा तो एक उसके लेफ्ट होगी एक उसके राइट होगी, तो कितने पद हो गए? दो। तो दो को लिखते हैं द्विपद। तो द्विपदी बहुपद। अब देखिए बच्चों चिन्ह कितने हो गए? एक चिन्ह यहां हो गया, एक चिन्ह यहां हो गया। तो हमने कहा कि पहले चिन्ह ढूंढ लो। आपने चिन्ह ढूंढ लिए दो। जब दो चिन्ह मिल गए तो टर्म कितनी हो गई? तीन। तो ये बन गया त्रिपद। तो बच्चों इनमें कोई टिक मार्क अगर आए तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाते, पदों को ध्यान से चेक करें। सिंपल सी बात याद रख लेना कि अगर चिन्ह नहीं लग रहा कहीं तो एक पद, एक चिन्ह है तो दो पद, और दो चिन्ह है तो तीन पद। जितने चिन्ह लगे होंगे उससे बढ़ते चले जाना। कोई पूछने का तीन चिन्ह लग रहे कितने पद हैं? चार पद हैं जी। पांच चिन्ह लग रहे हैं तो छह पद हैं जी। जब तुम संख्या लिखते हो तो पहली संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाते, लास्ट के बाद नहीं आते, इनके बीच में चिन्ह आते हैं। तो आपने देखा कि दो के बाद बीच में एक चिन्ह आता है, तीन के बीच में दो चिन्ह आते हैं। तो इस प्रकार आप एक पद, दो पद या तीन पद जो भी एग्जाम में पूछे जाएं इन रूप में लिख सकते हैं। बच्चों आप ये देख रहे हैं कि जब आप चैप्टर को बेसिकली रीडिंग करते हैं, स्टार्टिंग से रीडिंग करते हैं, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जब सीधे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप बार बार फॉर्मूले देखेंगे, बार बार आंसर देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करना चाहोगे, तो उस स्थिति में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो इसलिए जब चैप्टर रीडिंग करें तो उसकी जो स्टार्टिंग पे है, थ्योरेटिकल पार्ट है या उसकी जो भूमिका होती है, उसे रीडिंग जरूर करा करें।